बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम न्यूज़ फीड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाजरीन ग्रामी, आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया गया और इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि सानहा पेशावर एक अफसोसनाक अमल है, इसके ऊपर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। साथ ही साथ उनकी जानिब से ये कहा गया कि इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि इस सानहे को इस्तेमाल करते हुए सियासत करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान की जानिब से ये कह दिया गया कि मैं दहशतगर्दी का जिम्मेदार नहीं हूं, अगर मैं हुकूमत में होता तो फिर मुझसे सवाल किया जा सकता था, फिर मैं इसका जवाबदेह हो सकता था। साथ ही साथ इमरान खान की जानिब से यह कहा गया है कि पेशावर हमले को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शंस को मुअख्खर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सानहा पेशावर के फौरी बाद गवर्नर की जानिब से खत लिख दिया गया इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन ताखीर के हवाले से इस्तदा की गई है। उनकी जानिब से यह कहा गया कि इलेक्शन को प्रोलोंग करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये कह दिया है कि अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं करवाए जाते तो फिर आइन शिकनी की मुर्तकिब होगी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन। इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे मरीम नवाज़ की पाकिस्तान वापसी के हवाले से। मरीम नवाज़ पाकिस्तान वापस आ गई हैं और उसके बाद काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई दे रही हैं। उनकी जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन से आज खिताब भी किया गया और मरीम नवाज़ की जानिब से ये कहा गया कि शुक्र करो कि जिन हालात में पाकिस्तान हमें मिला, हमने पाकिस्तान को बचा लिया है। श्रीलंका जैसे पाकिस्तान के हालात हो सकते थे, इसमें कोई कसर तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं छोड़ी गई थी। साथ ही साथ हम अगर देखें अवाम को तो अवाम ये बयानिया तहरीक इंसाफ नून लीग का ये बयानिया बाय करने को बिल्कुल भी अवाम तैयार दिखाई नहीं देती है, क्योंकि महंगाई में बेहद इजाफा हो चुका है और इसके बाद अवाम के अंदर काफ़ी गम व गुस्सा पाया जाता है। महंगाई के ऊपर बात करेंगे। IMF का वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से कि सेटलमेंट हो जाए और किस्त पाकिस्तान को मिल जाए और इसके ऊपर तमाम लोगों की नज़रें इस पर मरकूज़ हैं। लेकिन महंगाई के हवाले से आज के दिन में एक बड़ी खबर यह आई है कि जनवरी के दौरान मुल्क में महंगाई की शरह में 2.9% का मज़ीद इजाफा हो चुका है, जिसके बाद अवाम की जो चीखें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुलंद सुनाई दे रही हैं। इसी के ऊपर बात करेंगे। तमाम के तमाम टॉपिक्स आपके शेयर कर दिए। पैनल के साथ मैं तारुफ करवाता चलूँ, लालचंद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक़ है। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं। इसके साथ साथ तज्जियाकार आलिया शाह साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले मैं लालचंद साहब की जानिब आना चाहूँगा। लालचंद साहब, आप ये कहिएगा, आज इमरान खान साहब की जानिब से क्लियरली ये बात बोली गई है, उनकी जानिब से कहा गया है कि मैं दहशतगर्दी और महंगाई का जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन हुकूमत KP में थी तहरीक इंसाफ की और हमने देखा कि एक लंबे अरसे तक हुकूमत रही और क्रिटिक्स ये कहते हैं कि CTD खैबर पख्तूनख्वा इस काबिल ही नहीं है कि दहशतगर्दी का मुकाबला किया जा सके। इल्ज़ामात बहरहाल किसी हद तक लगाए तो जा रहे हैं पेशावर के ऊपर, CTD के ऊपर, पुलिस के ऊपर। जो रिफॉर्म्स इमरान खान की जानिब से कहा गया था कि पुलिस में लाएंगे, वो नजर नहीं आ रही। शुक्रिया ज़ैनुल भाई। बात यह है कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो यहाँ पे बॉर्डर्स बड़े कॉम थे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं थी। जो मौजूदा हुकूमत है ये टॉक्स में इंगेज थी बॉर्डर पार तहरीक तालिबान पाकिस्तान से। जून तक इनके मज़ाक़रात चले और वो मज़ाक़रात नाकाम हो गए। अगस्त में जब यही हुकूमत थी तो तालिबान ने आना शुरू किया और वेपन्स के साथ आना शुरू किया और उस वक्त मुराद सईद और हमारी जो लोकल लीडरशिप है जो स्वात में है और जो ट्राइबल एरियाज में है, उन्होंने आवाज उठाना शुरू किया। लेकिन आपने देखा कि ISPR की जानिब से भी बयान आता है। सवाल ये उठाया जाता है बार बार के जो जिक्र किया गया इमरान खान की जानिब से कि 5000 के करीब जंगजू हैं जिनको हम दोबारा से कौमी धारे में लाएंगे। बार बार ये क्लिप भी न्यूज़ चैनल्स के ऊपर चलाया जाता है और इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि ये वही लोग हैं कि जिनकी जानिब से स्लीपर सेल्स को दोबारा से फाल किया गया है। देखिए, ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट जो है वो ये क्लिप चलाई जाती है। बुनियादी तौर पर अक्टूबर में जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज साहब ने मुलाकात की थी प्राइम मिनिस्टर से, इमरान खान साहब से। उस वक्त हमारे जो वहाँ के ट्राइबल एरियाज के MNAs थे और नुमाइंदगान थे, वज़रा थे, वो भी मौजूद थे। उन्होंने ये कहा था कि इनको यहाँ ले आकर आबाद किया जाए, लेकिन हमारे नुमाइंदगान ने उस पर सख्ती से एतराज़ात किए और कुछ सवालात पूछे, जिसके बाद ये तय हुआ था कि एक कमेटी बनेगी, वो मकामी नुमाइंदगान होंगे और
हमारे एस्टेब्लिशमेंट के जिम्मेवार लोग होंगे, वो तय करेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन आगे आगे चल के कोई कमेटी उस पर नहीं बनी, और हमारे दौर में उसके बावजूद भी मैंने कहा कि सुकून रहा, और हमने इसको इनको नहीं किया। बुनियादी तौर पे बात यह है, इमरान खान को ये बेशक ये पीडीएम और इत्तेहादी गवर्नमेंट है, जितने चाहे इल्जाम दे दे, लेकिन ये मुशर्रफ का नाम लेने से घबराते हैं, क्योंकि ये जो पैदा किया जिसने मुशर्रफ ने सारा काम, जिसके दौर में ये सारे दहशतगर्दी के वाकयात, दहशतगर्द हमारे मुल्क में जो है मुशर्रफ के दौर में पैदा हुए, ये आमरीत में पैदा हुए, जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में पैदा हुए, पर क्योंकि इनके ये बौखला गए हैं इमरान खान से, तो इनको हर सूरत में इमरान खान का नाम लेना होता है। अच्छा लालचंद साहब, कई मर्तबा आपका मैं पूरी की पूरी बात सुनूंगा, लेकिन साथ ही इसको भी ऐड कर लीजिएगा। इमरान खान साहब की जानिब से कई मर्तबा ऐसी जबान इस्तेमाल की गई कि जिसमें यह लगा कि शायद इमरान खान साहब लीनियंट हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लेकर, लेकिन हमने पिछले कुछ अरसे में स्टैटिस्टिक्स अगर उठाकर देखें तो 76-77% जो भी दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसमें जिम्मेदारी कबूल की है। पॉलिसी बहरहाल कुछ लीनियंट थी, कुछ नरम पॉलिसी थी तहरीक इंसाफ की। देखें, इनफैक्ट ये एक हमारा इंटरनेशनल एक फिनोमेना है। आपने कुछ बात की भी है, ढके छुपे अल्फाज में बात हो रही है। मैं आपको खुल के बता रहा हूं कि अभी जो सोशल मीडिया पे वजीर खारजा जो अफगानिस्तान के हैं, उनका एक बयान, 2 बयानात उनके चल रहे हैं। पहला बयान ये है कि ये जो खुदकश हमला हुआ, इसमें जिस तरह की तबाही हुई है, ये आम तौर पे एक जैकेट पहन के एक खुदकुश बमबार नहीं कर सकता। इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, एक बात। दूसरी बात, वो क्योंकि हमारे वजीर खारजा, हमारे वजीर दिफा ने इल्जाम लगाया कि अफगान जो जमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, वहां से दहशतगर्द आ रहे हैं। तो उसमें उन्होंने सवाल ये पूछा है कि अफगानिस्तान की जो सरहदें हैं वो 6 ममालिक से मिलती हैं, तो ये सिर्फ दहशतगर्द अगर हमारे पास है तो पाकिस्तानी क्यों जा रहे हैं? इसको पाकिस्तान को खुद को भी देखने की जरूरत है। तो इमरान खान पे मैंने कहा ना इल्जाम, इमरान खान वो वाहिद शख्स है जिसने एक आजाद पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी डेवलप करने की कोशिश की, जिन्होंने कहा तालिबान, देखे तालिबान क्या चाहते हैं, तालिबान अमन नहीं चाहते, इमरान खान अमन चाहते थे। वो पूरी दुनिया में ये मैसेज लेके गए, उन्होंने इस्लाम का ये मैसेज पूरी दुनिया में फैलाया। आपने देखा यूएन में तकारीर की, यूएस में तकारीर की, जहां जहां गए तो उनका जो दर्स ही है अमन का, और वो उनकी खारजा पॉलिसी जो है वो अमन पे बेस्ड है। अब ये सारे वाक़या जो अचानक पाकिस्तान में होने लगे हैं, और आपने देखा कि मुख्तलिफ तज्जियात आ रहे हैं कि गवर्नर जो है केपीके, एक दिन वो कहते हैं कि जो है हम लिंक करेंगे इसको लॉ एंड ऑर्डर से इलेक्शंस को, दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है कि हम इलेक्शंस नहीं कराना चाहते, वो इलेक्शन से वो भाग रहे हैं। फिर आपने कल देखा एक मियांवाली में भी वाक़या हुआ, और वाक़या वो इस तरह का अजीब स्टाइल का वो एक वाक़या होता है कि तालिबान हमला करते हैं, पुलिस उसको, मियांवाली पुलिस उसको रिपल्स कर देती है, और उसको मीडिया पे ठीक ठाक रिपोर्ट किया जाता है। तो इट स्मेल्स समथिंग कि कुछ जो एक तो दहशतगर्द है, और उसके अलावा एक कुछ और भी है जो तज्जियाकार कह रहे हैं कि जिससे कुछ मामला ठीक नहीं लग रहे। ये एक इलेक्शन को भी आप देखा, अभी जो ये जो खूनरेजी हुई, वहां की तदफीन भी पूरी नहीं हुई थी, वहां पे अभी खून भी जो है वो खुश्क नहीं हुआ था। तो गवर्नर केपी ने लेटर भी लिख लिया, टीवी चैनल्स पे आकर जो सरकारी नुमाइंदान हैं इन्होंने इलेक्शंस के हवाले से बातें भी करना शुरू कर दी। तो बहरहाल ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पे बिलीव रखती है कि हर सूरत में अमन चाहिए, और हम इस हुकूमत से मुतालबा करते हैं। वफाकी हुकूमत के ऊपर इनडायरेक्टली इमरान खान साहब इल्जाम लगा रहे हैं कि ये खुदकुश हमला भी उनकी जानिब से खुद ही करवाया गया इलेक्शंस को डिले करवाने के लिए। देखिए, इमरान खान ने कोई इल्जाम नहीं लगाया। मैंने आपको कहा कि कुछ कड़ियां इस तरह से मिल रही हैं। एक तो जो जिस लेवल का धमाका हुआ है हमारी हुकूमत केपीके में नहीं है, और दूसरी बात जो प्राइम मिनिस्टर ने भी आज कही है कि ये पैसे कहाँ चले गए, 434 अरब रुपए दिए थे। देखिए, एक तरफ तो आपकी पुलिस, केपी पुलिस, क्योंकि सबसे वर्स्ट हिट है दहशतगर्दी में। ये जब पहले हो रहा था, ये एक सीरीज चली थी, तो वहां पे पुलिस डिमोरलाइज हो गई थी। आज फिर एक प्राइम मिनिस्टर है आपके मुल्क का, वो उस पुलिस को डिमोरलाइज करने की, एक तो उन्होंने जाने दी, और वो उनको ये कहे कि इलिक्विड है और ये सारी चीजें, क्योंकि बॉर्डर्स जो है वो केपी के पुलिस को नहीं संभालने। और हमारे दिफाई वजीर कह रहे हैं
कि ये जो दहशतगर्द हैं वो बॉर्डर पार से आ रहे हैं, तो हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, सही, लेकिन कई सवालात उठ रहे हैं। जो पॉइंट सर आ गया, सवालात उठते हैं। पॉइंट सर आ गया। अली बदर साहब आपकी जानिब भी आना चाहूंगा, लेकिन आलिया शाह साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, शामिल गुफ्तगू कर लेंगे। आलिया शाह साहिबा, तमाम की तमाम आपने गुफ्तगू सुनी, लालचंद साहब की उनकी जानिब से क्लियर कर दिया गया है, वाज़ेह कर दिया गया है तमाम बातों को। हम भी अगर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर देखें तो पॉलिसियाँ बनती रहती हैं, पॉलिसियाँ तब्दील होती रहती हैं। जिस तरह से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है तहरीक इंसाफ को, आप समझती हैं ठीक है, दुरुस्त है, वाकई जो रिफॉर्म्स इमरान खान साहब की जानिब से कही गई वो नहीं ला सके इमरान खान साहब पुलिस में, और CTD खैबर पख्तूनख्वा इस काबिल ही नहीं है कि वो यहाँ पर अटैक्स को रोक सके, दहशतगर्दी का मुकाबला कर सके? शुक्रिया। देखिए, इसका जवाब जो आप जिस सवाल का जवाब आप मुझसे मांग रहे हैं वो तो सबके सामने है जवाब। अगर इतनी कैपेसिटी होती और रोक सकते होते तो इतना बड़ा सानिया क्यों होता, यानी जिसमें 100 से ज्यादा लोग शहीद हो जाएं, मारे जाएं, वो पूरी दुनिया में वो एक बहुत बड़ा वाकया करार पाता है। इससे पहले हम सानिया APS देख चुके हैं, उसके बाद से लेकर अब तक कितना कुछ हुआ, बहुत से मुज़ाकरात हुए, डायलॉग्स हुए, जिरगे भेजे गए, 50-50 ज्यादा लोगों से बड़े जिरगे भेजे गए, ये वीडियो सामने आती रही कि कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक होगा। और फिर ये सब करने के बाद जब ऐसा हम देखते हैं कि एक मर्तबा फिर वही दहशतगर्दी की लहर मुल्क के अंदर आ गई है और इतने बड़े सानेहात हो रहे हैं, तो किसके ऊपर फिर इल्जाम लगाएं? यानी आवाम तो नहीं कर रही, या वो वहां पर जो पुलिस वाले शहीद हुए, क्या उन्होंने खुद तो ऐसा नहीं किया ना? और फिर एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि देखिए, एक दहशतगर्द एक ऐसे इलाके से जो रेड जोन कहलाता है, जहां पर ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिसमें DID से लेकर और आपके CTD के ऑफिस तक मौजूद हैं, वहां पर कैसे दाखिल हो सकता है? आप एक आम आदमी जब वहां से एक आम शहरी गुजरता है तो उससे तो आप इतनी ज्यादा पूछताछ करते हैं, आप उसका ID कार्ड देखते हैं, आप उससे सवाल दर सवाल करते हैं, आप मुंह तक उसका सूंघा करते थे शहरियों के, और फिर उसके बाद उनसे पैसे लेने की उस पर जो है जो कुछ होता रहा। लेकिन जब ऐसे सानेहात हो रहे हैं तो आप एक ऐसा बंदा कैसे दाखिल हो सकता है? ये बहुत बड़े सवाल आते हैं, इनका जवाब अवाम नहीं दे सकती, क्योंकि अवाम तो ये सवाल उठा रही है, और इनका जवाब वही देगा कि जो अथॉरिटीज है, जो हुकूमतों में होती हैं। अगर हुकूमतें जवाब नहीं देंगी, अगर इमरान खान जवाब नहीं देंगे, अगर मौजूदा हुकूमत से ये सवाल नहीं किया जाएगा, अगर एस्टेब्लिशमेंट से ये सवाल नहीं होगा, अगर हमारी फौज से सवाल नहीं होगा, तो किससे होगा? हम क्या अफगानिस्तान से सवाल पूछें कि आप हमारे दुश्मन क्यों बने हुए? यानी आपके जो दुश्मन है वो तो दुश्मन अपने उस पे कर रहे हैं, वो कोई छुपा के थोड़ी कर रहे हैं। तो इस पे फिर किससे सवाल पूछा जाए? सवाल तो उन्हीं से होगा। अगर पिछले 5 सालों में ये सब कुछ दुरुस्त होता और पॉलिसीज ऐसी बनती तो फिर ऐसे सानियात ना होते, और ऐसा सानिया अगर हुआ है तो इसका मतलब ये है कि पॉलिसीज ऐसी थी जिन्होंने हमें फेलियर के रास्ते तक पहुंचाया पहले ही। एक तो देखिए ना, आप इतने ऑपरेशन करते रहे, राह रास्त, राह निजात, क्या कुछ होता रहा, और फिर हम खुद अपनी जुबान से कहते हैं कि 80,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों की हमने जाने कुर्बान की और 20,000 हमारे फौजी जवान शहीद हुए। ये कहने से अब ये जो है ना, जुमले रटे रटाए लगते हैं। स्टार्ट में पहले ऐसा लगता था कि हाँ जी, लेकिन जब आप दूसरे के सामने बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप रोक क्यों नहीं पाते, आप अपने करिकुलम क्यों नहीं दुरुस्त करते, आप अपना एक जो जिहादी माइंडसेट यहाँ पर परवान चढ़ रहा है उसको क्यों नहीं रोकते, आपने अपनी तालीम में क्यों नहीं ऐसी? इमरान खान की जानिब से आज ये कहा गया कि इस इतने बड़े सानहे के ऊपर जिसमें 100 से ज्यादा लोग शहादत का मर्तबा जिन्होंने हासिल किया, इसके ऊपर अफसोस है कि इसके ऊपर भी सियासत की जा रही है। सियासत ना की जाए इस वाक़े के ऊपर। मसला ये है कि जब उनके दौर में कोई सानिया हुआ तो उसके ऊपर भी सियासत हुई। सियासतदान क्या करता है? सियासतदान का काम है सियासत करना। या तो ऐसा होता कि जो भी हुकूमत होती वो ऐसे मामलात असल में ये ऐसे होते हैं कि जिस पर तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे होना पड़ता है और जिसमें किसी के कोई डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, जिसमें सब एक लूप में हो, सब एक ही लाइन पर हो और एक ही बात कह रहे हो। लेकिन यहाँ पर तो कोई गुड तालिबान बैड तालिबान की बात की जाती है। यहाँ पर तो ये कहा जाता है कि उनको कौमी धारे में लाया जा रहा है, कोई कहता है कि वो हमारे दुश्मन है, कोई कहता है कि नहीं वो तो हम में से ही हैं। तो अगर सबकी अलग अलग सोच होगी तो कौम कैसे इकट्ठी होगी एक नुक्ते पर? मुझे आप ये बताएं। एग्जैक्टली आलिया शाह साहब, पॉइंट आपका आ गया। अली बदर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के आप तर्जुमान भी हैं, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। खारिजा पॉलिसी के ऊपर बड़ा सवालिया निशान उठाया जा रहा है मुख्तलिफ लोगों की जानिब से, और एक गिरोह है, एक तबका है जो समझता है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से हमारी पॉलिसी ठीक नहीं रही है, हमें अफ़गानिस्तान के साथ बात करनी चाहिए और उनको ये वाज़े कर देना चाहिए कि ये जो तमाम की तमाम दरअंदाजी हो रही है अफ़गानिस्तान के बॉर्डर की तरफ से हो रही है। क्यों बिलावल
भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर ख़ारजा हैं खुद, वो अफ़गानिस्तान का दौरा नहीं करते और तमाम मामलात के ऊपर अफ़गानिस्तान से बात नहीं करते, क्या टेक है जी आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जैन साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, इसमें अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको थोड़ा सा आइडिया नहीं है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जाना अफगानिस्तान इतना जरूरी नहीं था अगर उनके बिहाफ पे हमारी वजीर ममलकत जो बराए खारजा अमूर है हिना रबानी खर साहबा अफगानिस्तान गई हैं एक दिन के लिए, और वो वहां पे जाके मुलाकात करके आई हैं, वहां पे उन्होंने बातचीत की है, फिर आके उन्होंने गवर्नमेंट को ब्रीफ किया है। ये जो लोग ये समझते हैं कि कोई वजीर खारजा गया नहीं है, अगर खारजा अमूर का कोई स्टेट मिनिस्टर चला गया, इट्स इक्वली गुड एज गोइंग एज मिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी। तो उनको पहले अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लेना चाहिए जो ऐसे तनकीद बराए तनकीद कर रहे होते हैं। दूसरी चीज कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का तो इस पे दो टोक मौकफ है कि हमें किसी भी दहशतगर्द के साथ हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए, कोई बातचीत होनी भी नहीं चाहिए, हमें उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और इसके अंदर जहां पे बात रह जाती है अफगानिस्तान के, तो उन्होंने इसके ऊपर भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से कर दिया कि अफगानिस्तान के अंदर अमन और पाकिस्तान के अंदर अमन है, और पाकिस्तान का अमन तभी जरूरी हो सकता है जब अफगानिस्तान के अंदर अमन होगा। और उसके अंदर अफगानिस्तान के अंदर अमन लाने के लिए तमाम दुनिया के स्टेक होल्डर्स, तमाम दुनिया के मुमालिक को चाहिए कि वो आके वहां पे स्टेक होल्डर बने और वहां पे अमन के लिए अफगानिस्तान के लोगों को, औरतों को, बच्चों को हेल्प आउट करें ताकि अफगानिस्तान एक बेहतर रियासत बन सके, वहां पे एजुकेशन, हेल्थ की बेसिक फैसिलिटीज हो, बेसिक नेसेसिटीज हो। तो इसमें पाकिस्तान अकेला कुछ नहीं कर सकता, पूरी दुनिया की वहां पे सपोर्ट चाहिए और पूरी दुनिया को वहां पे कंट्रीब्यूट करना है। और जहां पे रह गई तनकीद पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से, देखिए खारजा पॉलिसी तो पिछले 4.25 साल में थी नहीं, एक जो डिप्लोमेटिक डिसएंगेजमेंट थी, इस डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को स्टार्ट करने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, जिन्होंने अमेरिका, चाइना, यूरोपीय यूनियन, रशिया, टर्की और दुनिया के मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, तमाम दुनिया के मुमालिक के साथ पाकिस्तान की एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट स्टार्ट की। तो आज देखें उसका नतीजा ये है कि रशिया भी और जर्मनी भी पाकिस्तान के लिए आवाज उठा रहा है, कश्मीर के हक में पाकिस्तान के लिए आवाज उठा रहा है। आपका FATF, आप वहां पे ये डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के थ्रू आप FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकले, आपने GSP+ किया, आपका पुराना IMF प्रोग्राम बहाल हुआ, तो और क्या इसके अंदर हो सकता है? इमरान खान साहब की वजह से तो पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली आइसोलेट होकर रह गया था। और फिर आप देखें इन्होंने डिप्लोमेटिक जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात की, इन्होंने 40,000 जो दहशतगर्द हैं, मैं अफगानियों की बात नहीं कर रहा, अफगानिस्तान वाले तो हमारे भाई, इन्होंने तरीके तालिबान पाकिस्तान के 40,000 लोगों को अपने दौर में पाकिस्तान में पनाह दी और उनको सेटल किया, उनको कहा कि हम घर बना के देंगे और फंडिंग की। तो ये तो सारा जो क्रेडिट है वो इमरान खान साहब को जाता है, जिसकी वजह से आज जो दहशतगर्दी के हालात है वो इमरान खान साहब उसके जिम्मेदार हैं। ये जो बात करते हैं कि मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं क्योंकि मैं हुकूमत में नहीं हूं, ऐसा नहीं है। आप जिस टाइम हुकूमत में थे तब आपने ये सारा मामला परवान चढ़ाया था और उसी की वजह से आज पाकिस्तान इस तरह के मसाइल को देख रहा है। और जो बंदा इस बात को डिनाई करता है या इसको कहता है, उसको कहें पहले जाके हिस्ट्री पढ़े, पहले जाके देखे कि खान साहब की तकरीरें सुने, उसके बाद आके बात करे। यहाँ पे लोग तो हिस्ट्री देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है और आके कह देते हैं जी खान साहब ने ये किया तो खान साहब ने वो किया। खान साहब ने इस मुल्क का एक और इसके अंदर चीज ऐड कर लीजिएगा। आज इमरान खान साहब की जानिब से बात की गई तो उनकी जानिब से कहा गया कि इलेक्शंस में नहीं जाना चाहती विफाकी हुकूमत लेतो लाल से काम ले रही है और इलेक्शंस को डिले करने के टैक्टिक्स हैं कि जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है। विफाकी हुकूमत का हिस्सा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपकी क्या टेक है इसके ऊपर? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज पे बिलीव करती है कि जो इलेक्शन है वो आइन और कानून के तहत होने चाहिए। जो आइन और कानून कहता है उसके तहत होने चाहिए। अगर इसके अंदर जो आईनी है उसको उसके केयर टेकर्स हैं, जैसे गवर्नर है, बाकी लोग हैं,
अगर उसके अंदर कोई इम्पेडिमेंट या कोई और प्रॉब्लम आता है तो उसको मसले को हल है। और इलेक्शन तो इस मुल्क में इलेक्शन के बगैर गुजारा नहीं है। देखें, इलेक्शन ने लेकिन अपने टाइम पे होना है। जो कौमी असम्बली का टाइम है वो अपने टाइम पे होगा जब ये असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगी। और सूबाई असम्बलियों का जो है 2 असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं, उनका जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ जो भी टाइम तय करते हैं उस टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए। इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि 90 दिन में अगर इलेक्शन ना करवाए गए तो आइन शिकनी होगी। वाकई आइन शिकनी होगी आप समझते हैं? देखिए, आइन ने बिल्कुल कहा है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और मेरे ख्याल से तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी पे कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है या कोई गिवन सर्कमस्टांसेस में कोई टेररिज्म या कोई और इस तरह का खुदा न खास्ता वाकया होता है जिस तरह का चल रहा है, अगर मजीद इस तरह के कोई वाकयात होते हैं और चीजें होती हैं और ग्राउंड पे इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं रहता, तो उसके अंदर फिर तमाम जो आइन के स्टेक होल्डर्स हैं, आइन के कस्टोडियंस हैं, उन सबको बैठ के सोचना पड़ेगा कि कैसे हम इसको आइन शिकनी से बचा जा सकता है और इलेक्शन को किस तरह इलेक्शन करवाने को किस तरह एड्रेस किया जा सकता है। सर, पॉइंट आपका आ गया। लालचंद साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा। 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो गुड तालिबान बैड तालिबान, आलिया शाह साहिबा की जानिब से बात की गई, पॉलिसी तहरीक इंसाफ की अब क्या होगी? और सबसे बड़ा सवाल जो अभी उठाया जा रहा है, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। आप ये देखें कि सिर्फ 10 दिन या 12 दिन हुए केपी में हुकूमत खत्म हुई, एक लंबा अरसा तक हुकूमत रही। अगर सवाल न किया जाए इमरान खान से तहरीक इंसाफ से महंगाई के मुतालिक केपी में या दहशतगर्दी पर काबू पाने के मुतालिक केपी में, तो फिर सवाल सर किससे किया जाए? लालचंद साहब। सर बिल्कुल सवालात हक है आपका, सवालात होने चाहिए, सवालात आवाम को करना चाहिए। सवाल मैं भी कर रहा हूं कि इमरान खान की अगर हुकूमत थी तो अमन था, कोई दहशतगर्दी के हमले नहीं हो रहे थे, कोई तालिबान नहीं आए थे। तालिबान अगस्त में आए। स्टैटिस्टिक्स पढ़े 2022 के मेरे सामने तकरीबन 300 अटैक्स हुए केपीके में 2022 के अंदर। तकरीबन पाकिस्तान में 375 और केपी में 300 अटैक्स सिर्फ केपी के अंदर। आप सिर्फ मुझे अप्रैल के बाद के बताएं, जब से इन्होंने टेक ओवर किया है 99% इनके बाद के हमला है। अच्छा, उनके बाद चले, आप एक बात सुन भी लेना। बात यह है कि चलो हुए, 1 साल में हुए, तो ये जो मौजूदा हुकूमत है जो कहती है पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो इनको पार्लियामेंट में आके डिस्कस इन्होंने क्यों नहीं किया है? ये इन पे फर्ज था कि ये इस मामला को, हम समझते हैं कि इनकी हुकूमत रिजीम चेंज का, ये रिजीम चेंज की जो साजिश हुई, ये सारा एक ग्रांड जो प्लान है ये उसका हिस्सा है। और उसमें उसके बाद इनको ये पार्लियामेंट में इस इशू को लाना था, ये पार्लियामेंट में इस इशू को नहीं लाए। जो मेरे भाई ने बात की फॉरेन पॉलिसी की, देखें अगर जो आप सैर सपाटे को एक अच्छी पॉलिसी समझते हैं फॉरेन पॉलिसी, तो फिर मुल्क से बाहर ही रहे, तो फिर मजे करें। असल में यह है कि आप पूरी दुनिया, आप यूएई के सदर जो 2 दिन पहले आने थे पाकिस्तान, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। आप अमेरिका गए, सऊदी अरब गए, चाइना गए, यूएई गए, हर मुल्क जाके देखा, आपने जाके कशकोल उनके सामने पकड़ा, आपको पैसे देने से उन्होंने इनकार कर दिया। और अब आईएमएफ के सामने आप गए हैं। लालचंद साहब, एक छोटा सा सवाल, अगर यहां पर इस मौके पर तहरीक इंसाफ होती, क्या आईएमएफ के पास ना जाती? इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि आईएमएफ के पास जाने के अलावा कोई चारा सर हम गए थे, हम आईएमएफ के प्रोग्राम थे, हमने साइन किया था। अब जो 9 महीने से आप तसलसल जोड़े, हम 9 महीने पहले रशिया चले गए ताकि हम सस्ता पेट्रोल खरीदकर आवाम को कंपेंसेट कर सके। इन्होंने हमारा मजाक उड़ाया, इन्होंने आपके प्रोग्राम से में आके कहा कि इनको रशिया नहीं जाना चाहिए था, अमेरिका नाराज हो रहा था। अमेरिका खुद कह रहा है भाई आप जाओ, आपको सहूलत है तो आप जाएं, लेकिन ये उससे डर रहे थे। हम तो 9 माह पहले जा रहे थे। अब अंदाजा लगाए 30-40 रुपए अगर आवाम को 9 माह पहले पेट्रोल सस्ता मिलता तो अब तक क्या सूरत हाल होती। ये अब खुद खारजा पॉलिसी के जो हमारे अब तो ये गए हैं रशिया, इन्होंने 1 महीना पहले अमेरिका में बैठ के क्या कहा कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम रशिया जाएं और वहां से जाकर हम जो कोई है, हम तो ऐसा तो कुछ सोच भी नहीं रहे। ये तो बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट थी, ये तो मेरी स्टेटमेंट नहीं थी। बाकी जो बात आपने इलेक्शंस की, ये इलेक्शन में बात करते हुए ये मेरे भाई भी अगर और मगर से काम ले रहे हैं। 90 डेज में होना चाहिए, अगर ऐसा हो तो वैसा होना। ये भाई आइन में अगर मगर नहीं है, आइन में सीधे सीधे 90 दिन है। आप गवर्नर को
असेंबलीज डिसॉल्व करने के साथ ही डेट्स देने चाहिए थी। आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, आप अवाम में जाने से भाग रहे हैं। आपने जो इस मुल्क का हशर और नशर किया है। लालचंद साहब एक और चीज, गुड तालिबान बैड तालिबान, बड़ी तनकीद की गई तहरीक इंसाफ के ऊपर, अब पॉलिसी क्या होगी तहरीक इंसाफ सर? एक बात मौजरत से मैं कहना चाहूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, इनको एक एतराफ करना चाहिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी माजी में कामुर्तब होती रही है, और खासतौर पे तालिबान, गुड तालिबान अभी किससे कह रहे थे? जो हमारा कहना माने, हमारे कहने पे लड़ ले वो गुड थे, जो खुद ही लड़ ले वो बैड थे। तो ये हमारा जो सिविल हुकूमतें रही हैं उसमें उनका रोल बहुत कम रहा है। हमें हकीकत पसंदी से काम लेना चाहिए। जो उसके असल जिम्मेवारान हैं उनको इस मामले में कहना चाहिए कि अब वो अपना किरदार ठीक करे, ना सिर्फ अब जैसे जो तनकीद बराए तनकीद नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये तो अभी बात कर रही है मौजूदा हुकूमत कि भाई इस पे नेशनल कंसेंसस होना चाहिए, इस पे एक कहां बनाएंगे नेशनल कंसेंसस? कहां जाके करेंगे? राजा रियाज से जाके नेशनल कंसेंसस करेंगे, दोनों बैठ के बात करेंगे और नेशनल कंसेंसस हो जाएगा। देखिए, मुख्तलिफ चीजें हैं इस वक्त। जिस तरह मुल्क जिन खतरों में घिरा हुआ है, ये एक बार फिर एक ऑपरेशन की तैयारियां कहने को होने जा रही हैं, फिर डॉलर्स की डिमांड्स होने जा रही हैं। ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना नजर आ रहा है। ये इस मुल्क में तो बात करना तो अब तो टीवी चैनल्स पे आके प्रॉब्लम बन गई है, कोई बात नहीं कर सकता। आज हमारी एक एमएनए है शानदाना गुलजार, उनपे एफआईआर दाखिल हो गई है। फवाद चौधरी को एक हफ्ते 10 दिन के बाद आज बेल मिली है। देखिए, ये मामला इस मुल्क में नहीं चल सकते। इस मुल्क को हकीकी जमहूरी मुल्क बनाना होगा। आपको इस पार्लियामेंट को इज्जत देनी होगी, इस आइन को इज्जत देनी होगी। आप जो कहते थे वोट को इज्जत दो, आप भाग रहे हैं। आप अवाम में जाने के लिए तैयार नहीं है, ना जनरल इलेक्शंस के लिए तैयार हो रहे हैं, ना आप जो दो प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शंस के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर इमरान खान खड़े हो जाते तब भी आपको तकलीफ है, आप इलेक्शन नहीं लड़ते तब भी आपको तकलीफ है, हम लड़ते हैं तो भी आपको तकलीफ है। आप वोट को इज्जत दें, आप अपने नारे पे आए। और आपने जो आज एक नई कहानी शुरू की है मरियम नवाज साहिबा ने कि जो है वो 5 टेबल ऑफ 5 जो उन्होंने बात की है, अब वो दोबारा इदारों पे हमले करने की कोशिश कर रही है। देखे, ये हकीकत है, कोई इसको कबूल करे ना करे, किसी को ये रवायती जुमले लगे। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुर्बानियां दी हैं, हमारे 80,000 लोग शहीद हुए हैं, हमारी पुलिस शहीद हुई है, हमारे फौजी भाई शहीद हुए हैं। ये रवायती जुमले नहीं है, ये कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी हैं। हाँ, ये कह सकते हैं ये आमरीत के दौर में हुआ, उनकी पॉलिसीज गलत थी, उन्होंने गलत पाकिस्तान को इस्तेमाल किया। और मैं इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक वाज़ेह पॉलिसी में बताता एक बार फिर चाहूंगा। इमरान खान ने हमेशा वॉर ऑन टेरर में भी मुखालफत की थी कि हम किसी का भी आलेकार ना बने, हम किसी के भी के लिए डॉलर्स के एवज जंग ना लड़ें, हम अमन का जहां भी पैगाम हो हम उनके साथ जाएं। बिल्कुल ठीक पॉइंट सर आपका आ गया। आलिया शाह साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूँगा। अब इलेक्शंस के ऊपर इमरान खान साहब कहते हैं कि इलेक्शंस को डिले करने की कोशिश की जा रही है, दहशतगर्दी के नाम पर इलेक्शन को डिले करने की कोशिश की जा रही है। गवर्नर साहब की जानिब से ख़त लिख दिया गया, कहा गया कि दहशतगर्दी के ख़तरात हैं, इलेक्शंस को डिले किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन की जानिब से ये कहा जाता है कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। क्या दहशतगर्दी को इलेक्शंस जो टाइम है उस टाइम फ्रेम में होने चाहिए? ये एक कानूनी और आईनी तरीका है। तो अगर आइन ये कहता है तो यकीनी तौर पर आपको इलेक्शंस जो हैं उस टाइम फ्रेम में करवानी चाहिए। अब इसमें दूसरा इसका एंगल ये है कि जो यहाँ इस वक्त हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो क्या इन हालात में इलेक्शंस हो सकते हैं? अब अगर आपको याद हो 2013 में भी ये हुआ था कि दहशतगर्दी इतनी ज्यादा थी उस वक्त के 1-2 पार्टीज को कैंपेन करने का इनाम मिला था। इतना ज्यादा फतवे आ चुके थे और दहशतगर्दों की तरफ से पॉलिटिशियंस पर बहुत कुछ कहा जा रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते हुए यही सिचुएशन जो है वो, अगर दहशतगर्दी बढ़ती चली गई तो फिर इलेक्शन के आसपास या उससे कई महीने पहले भी अगर ये सब कुछ रहा तो कैंपेन कैसे चलेंगी? लेकिन इसमें एक और सवाल है, और वो सवाल ये है कि जो इलेक्शन चाहते हैं तो क्या वो इलेक्शन इसलिए चाहते हैं कि इक्तदार में आना चाहते हैं जो भी पार्टी, या फिर वो इलेक्शन इसलिए चाहते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल हल हो? तो पाकिस्तान का इस पर सबसे बड़ा मसला तो इकोनॉमी है। तो क्या जो इलेक्शन फौरी तौर पर जा रहे हैं उनके पास इकोनॉमी की टीम उन्होंने अपनी तय कर ली है? उन्होंने ये तमाम ऐसी टीम बना ली है कि जो पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकाल लेगी? अगर ऐसा है तो उनको चाहिए कि वो टेलीविजन पर आए
और आकर अपना रोड मैप पेश करें और कहें कि इलेक्शन करवाएं, हमारे पास ये रोड मैप मौजूद है, ये हम आवाम के सामने रख रहे हैं, आप सबके सामने, हमारा ये होगा जनाब फाइनेंस मिनिस्टर, इसको इस तरीके से लेकर हम चलेंगे और हम इस तरीके से IMF से डील करेंगे और हम इस तरीके से पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर आएंगे और इस तरीके से एक्सपोर्ट्स हम इतने महीनों में बढ़ा लेंगे। ऐसा कोई नहीं आपको कहता हुआ मिलेगा। सिर्फ बात क्या होगी, इलेक्शन हो जाए। मैं इलेक्शन के खिलाफ नहीं, मैं कह रही हूँ जो आईनी तरीका है, आईनी उस टाइम फ्रेम में इलेक्शन जरूर होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इसको जो है आप किसी बहाना नहीं तलाश करना चाहिए, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, ये नहीं। लेकिन आप इक्तदार चाहते हैं सिर्फ, या फिर आप ये चाहते हैं इसलिए चाहते हैं कि पाकिस्तान का मसला हल हो, तो उसके लिए आप रोड मैप तो पेश करें। कोई रोड मैप नहीं है इस वक्त। जो पार्टीज ये कह रही हैं कि इलेक्शन फौरी हो, क्या उन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए, इस मुसीबत से निकालने के लिए, देखे ना, दो बड़ी बलाएं इस वक्त हमारे सामने खड़ी हैं। एक तरफ दहशतगर्दी और दूसरी तरफ है हमारे सामने इकोनॉमी। अब ये आखिरी जंग है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, मुआशी जंग आखिरी मरहले में है कि IMF के साथ डील हो जाती है, नहीं हो जाती। अगर हो जाती है तो फिर हुकूमत जो ये कह रही है मौजूदा कि हमने बचा लिया, तो वो अपने उसमें सही होगी, वो यही स्लोगन लेकर जाएगी। और अगर नहीं हो पाती तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में अगर आपको इलेक्शन चाहिए तो उसका मैं समझती हूँ कि बेहतरीन हल ये है, उसका सबसे अच्छा तरीका ये कि अपनी बात मनवाने का, कि जनाब चाहे जो मर्जी हो, इसका एक ही तरीका है कि हमारे पास रोड मैप मौजूद है, हमारे पास ये फार्मूला है, हम पाकिस्तान को इस स्ट्रगल से निकाल लेंगे और इसलिए हम चाहते हैं कि अर्लीस्ट इलेक्शन हो और हम जीते और हम इक्तदार में आए और पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें। बिल्कुल ठीक। आलिया शाह साहिबा साथ ही मौजूद रहिएगा। अली बदर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। महंगाई के हवाले से बड़ी बात और महंगाई के हवाले से बड़ी तनकीद का वफाकी हुकूमत को सामना करना पड़ता है और बार बार ये कहा जाता है कि जो तमाम की तमाम ज़िम्मेदारी है वो वफाकी हुकूमत के ऊपर है। खाके तमाम की तमाम ज़िम्मेदारी वफाकी हुकूमत के ऊपर डाली नहीं जा सकती, लेकिन बहरहाल हुकूमत इस वक्त इत्तेहादी है और हुकूमत को इसकी तनकीद बर्दाश्त भी करनी पड़ती है। पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस हों, बिजली की कीमतें हों या कुछ भी हो, हमें बेहतरी कहीं नज़र नहीं आती है। आने वाले दिनों में क्या कोई बेहतरी आवाम उम्मीद करे कि कोई बेहतरी हो जाएगी, या फिर अभी आवाम को यूं ही आगे बढ़ना होगा और यूं ही आवाम को महंगाई का सामना करना पड़ेगा? देखिए, अगर मेरी दाद से पूछे ना, तो ये जो महंगाई हो रही है भाई, इससे मैं भी बड़ा तंग हूँ, मेरे घर वाले भी तंग हैं, मेरे जान पहचान वाले, हमारी पीपल्स पार्टी के जितनी फैमिलीज हैं, जितने लोग हैं, हर बंदा इस महंगाई से तंग है। और मैं नहीं समझता कि इस महंगाई से कोई ऐसा शख्स हो जिसको फर्क ना पड़ा हो, क्योंकि लोगों का तो जीना दोभर हो गया इस महंगाई से। ये सिर्फ वफाकी हुकूमत के ऊपर तो इसकी जिम्मेदारी जाती है, क्योंकि वफाक ने इसको कंट्रोल करना था, बट अनफॉर्चुनेटली उनसे ये हैंडल नहीं हुआ मामला महंगाई वाला, वो चीजें हैंडल नहीं हो रही। लेकिन इससे चीज है कि इस सारे मामले के अंदर अगर इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाएं, आज जो हम IMF के साथ जो एग्रीमेंट साइन करके जिस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं, जो सॉवरन एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट की पासदारी करते हुए इस हुकूमत को फॉलो करना पड़ रहा है। और उसी एग्रीमेंट के अंदर जो वन साइडेड शिक्के थी, ऐसी चीजें थी, उसको साइन इमरान खान साहब ने किया था, उनकी हुकूमत ने किया था। ये अगर वो शुरू में अपनी हुकूमत के 9-10 माह, अगर आप परेशान है इस महंगाई से, तो जरा सोचिए कि वो बंदा के जो 20 से 25 हज़ार एक महीने का कमाता है, उसकी इस वक्त क्या सूरत हाल होगी। उसके लिए आप फौरी तौर पर क्या मशवरा देंगे, उसको क्या करे? उसकी कमर टूट गई है, उसका खाना पीना, अगर वो घर के बिल देगा तो खाना नहीं है, अगर खाएगा तो बच्चों की फीस नहीं है, बच्चों की फीस है तो अपना सेहत के और इलाज मुआवजे के पैसे नहीं है। तो बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है आजकल के मौजूदा हालात में। लेकिन क्या है कि इसको हमें फेस करना है। हम आगे आने वाले दिनों में ये समझते हैं कि हुकूमत और हुकूमत के अंदर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको चाहिए कि अवाम का इस टाइम पे पुरसाने हाल बने और ऐसी डिसीजन मेकिंग करें, ऐसी पॉलिसी बनाएं, ऐसे इकदामात करें कि अवाम को थोड़ा रिलीफ मिल सके। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे लोगों का जीना। यहाँ पे सख्त डिसीजन तो हुकूमत कर रही है, लेकिन उस सख्त डिसीजन के साथ ऐसे भी डिसीजन करने की जरूरत है कि पाकिस्तान के अंदर आप टैक्स नेट जो इनडायरेक्ट टैक्सेस वसूल करते हैं, उसके अलावा डायरेक्ट टैक्सेस की भी वसूली स्टार्ट करें, ताकि जो लोग टैक्स नहीं देते, लेस देन 1% ऑफ द पीपल दे पे टैक्सेस इन पाकिस्तान, जो 99% टैक्स नहीं देते, उनसे भी टैक्स की वसूलियां करें। जो लोग
महंगी लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, जो अपना लाइफस्टाइल उन्होंने लग्जरी रखा हुआ है, लेकिन वो टैक्स नेट के अंदर नहीं है। वो समझते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस देके खाने पीने की अशिया और जो रोजमर्रा की जिंदगी में इनडायरेक्ट टैक्सेस देके वो समझते हैं कि उन्होंने इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर दिया। ऐसा नहीं है। तमाम लोगों को, तमाम दुनिया के लोग, मुल्कों के अंदर तमाम लोग जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस भी देते हैं और इनडायरेक्ट भी। हमें यहाँ पे अपना टैक्स नेट रेवेन्यू बढ़ाने की जरूरत है। अभी IMF का वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, कितना होमवर्क नजर आ रहा है आपको इसके लिए, इसके मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के पास? मैं समझ 9 तारीख तक इधर उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं और बहुत सारे जो है सेक्टर्स के ऊपर, रिफॉर्म्स के ऊपर और चीजों के ऊपर, जिसमें सर्कुलर डेट है और चीजों के ऊपर, वो यहाँ की गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आप इनके ऊपर रिफॉर्म्स करें, चीजें करें, जो कि सिर्फ ये हुकूमत नहीं, इससे माजी की तमाम हुकूमतों ने वो करने में कुताहियां की हैं, तो वो उनको टारगेट भी देते हैं। लेकिन मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि 9 तारीख तक इंशाल्लाह ताला IMF के साथ अच्छे मामलात हो जाएंगे और चीजें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। आपको लगता है कि IMF के हवाले से, आपको लगता है कि पॉजिटिव खबर आएगी IMF के हवाले से? देखिए, इस टाइम पे पॉजिटिव खबर यही है कि IMF का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट बहाल हो जाए, क्योंकि उसके स्टार्ट नहीं होता तो हमें कोई भी मुल्क, कोई भी इदारा, कोई भी इंटरनेशनल डोनर एजेंसी हमें सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। IMF का प्रोग्राम एक दफा स्टार्ट होगा, आपको दुनिया के मुतअद्दिद मुल्कों ने जहां पे प्लेजेस किए हैं, जहां डोनर एजेंसीज ने और इंटरनेशनल इदारों ने, वो सारे के सारे फिर आपको अपना अपना जो हिस्से के कंट्रीब्यूशन है वो आपको करेंगे। स्पेशली जो फ्लड के अंदर डैमेज हुआ है उसके अंदर पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट करना है। वो सारे पैसे आने से एक दफा इकोनॉमी आपकी बेहतरी की तरफ आएगी जब वो इंजेक्ट हो जाएगी मनी। तो सबसे पहली चीज ये है कि IMF का प्रोग्राम स्टार्ट होना, रिज्यूम होना, ये बड़ा जरूरी है और उसके ऊपर मैं समझता हूं कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। मुज़ाकरात स्टार्ट हो चुके हैं। अगले 8-9 दिन के अंदर जो जो चीजों के अंदर कोई कमी कुताही है उसको वो एड्रेस करेंगे और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन तमाम चीजों, इश्यूज को एड्रेस करेगी। ठीक है लालचंद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। तमाम के तमाम आपने गुफ्तगू तो सुन ली। कई मरतबा जब भी ये सवाल किया जाता है तो यही जवाब दिया जाता है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से मुआहिदे की शिकों की, IMF के मुआहिदे की शिकों की खिलाफ वर्जी की गई, जिसके बाद ये तमाम की तमाम सूरत हाल पैदा हुई। क्या कहना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल, उस पर आता हूँ। मेरी बहन ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शंस चाहती हैं उनको पहले अपना प्रोग्राम देना चाहिए। सबसे पहले तो पॉलिटिकल कोई पार्टी चाहे ना चाहे, ये पाकिस्तान की आवाम का हक है कि उनको जमहूरियत में एक फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन मिले और ये आइन के मुताबिक है, वो हर सूरत में होना चाहिए। IMF के हवाले से कहा तो देखें, मैं भी दुआ हूं इनके IMF से डील हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये IMF की डील में इनको कोई परेशानी है या इनको कोई फिक्र है। उसकी वजह ये, मैं कहता हूं कि हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि इन्होंने बिजली महंगी करने का ऐलान कर दिया है, गैस के प्राइसेस डबल करने का ऐलान कर दिया है, पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस 35 रुपए फी लीटर बढ़ा दी है। वो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो देखें, जो दुनिया पैसे देती है ना, वो देखते हैं कि ये लोग सीरियस कितने हैं पैसे लेने में और उनको खर्चा करने में। साहब, साहब कहते हैं कि हमने बड़ी कोशिश की कि बोझ अवाम पर ना पड़े, लेकिन हम नाकाम रहे क्योंकि तहरीक इंसाफ ने मुआहिदों की ऐसे वायलेशन की थी कि हम उसको रोल बैक नहीं कर सके। देखे चले, ये जब ये बात कर रहे थे, अगर इनको एक भी इंस्टॉलमेंट IMF ने ना दी होती, ये बात कर रहे होते तो बात समझ में आती थी। इन्होंने, इनकी नाकाम पॉलिसी ये थी कि इन्होंने डॉलर को कैप कर दिया, जो स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट था उनको उन्होंने रोक दिया। डॉलर की कैपिंग की वजह से आपके रेमिटेंसेस आना बंद हो गए, आपकी एक्सपोर्ट बंद हो गई, आपके पास डॉलर खत्म हो गया। तो ये सारी चीजें इनकी नाकाम पॉलिसी की वजह से बनी। जैसे उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि आप सियासी पार्टियां, देखिए सियासी पार्टियां और क्या कर सकती है? PTI क्या कर सकती थी? PTI ये कर सकती थी कि कोविड के बावजूद आपका इकोनॉमिक ग्रोथ 6% था, आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, आपके एक्सपोर्ट ग्रोथ के थे, आपके रेमिटेंसेस $31 बिलियन थे, आपके एक्सपोर्ट $32 बिलियन थे। तो आपकी जो हैंडलिंग थी वो
जब आपको मैंने कहा कि अगर ये डार साहब ने कहा था कि मैं IMF से आंखों से आंखें मिला के बात करूंगा, आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा, जब आप मांगने वाले हो, आप कहते हो कि हम बेकारी हैं, तो आंखों में क्यों डालते हो? आप वो जो एग्रीमेंट है आप उसको पूरा करें। वो ये जो इदारे हैं वो देख रहे हैं कि एक गरीब मुल्क जो कहता है, जिसकी हुकूमत कहती है हमारे पास खाने के लिए जहर के लिए पैसे नहीं है, उसके जो है 80 जो है वो मिनिस्टर्स हैं, और मजेदार बात है उसमें कई ऐसे जिनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, सिर्फ अयाशियों करने के लिए वो वजीर बने हुए हैं। उनका वजीर खारजा इस मुल्क का ऐसा है जो अब तक 2 अरब रुपए के करीब जो फॉरेन ट्रिप्स पे खर्च कर चुका है। तो ये नॉन सीरियस है। आप देखें इस मुल्क में दवाइयां नहीं आ सकती, इस मुल्क में इंपोर्टेड गाड़ियां आती हैं जिन पे डॉलर जो है वो खर्च होता है। अब IMF के प्रोग्राम में गए हैं, उससे पहले जो आप बता चुके हैं कि तारीख की 50 साल तारीख की सबसे बड़ी महंगाई यानी 27% आज है, लेकिन आप देखें इसका इंपैक्ट जो है, पेट्रोल का इंपैक्ट अभी तक नहीं आया है। पेट्रोल का, बिजली का, गैस का इंपैक्ट इस पे आना है। उसके बाद ये कम से कम 35% जनरल आपकी ये महंगे इन्फ्लेशन होगी, और 50% आपकी किचन आइटम्स पे ये हो जाएगी। ये डॉलर को रोकने और डॉलर को फिर अनकैप करने के बाद इस मौजूदा हुकूमत के ये एक 3-4 दिनों में 10,000 अरब रुपए आपके सिर्फ कर्जा जो है वो बढ़ गया है। अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ेगी, 2 करोड़ से ज्यादा लोग खतरा है कि वो पॉवर्टी लाइन से नीचे चले जाएंगे। पॉइंट आपका आ गया। अली शाह साहिबा, आपकी तरफ आना चाहूंगा। कैपिंग डॉलर की, उसके बाद अनकैपिंग, जिसके बाद ये तमाम की तमाम सूरत हाल पैदा हुई, ये लालचंद साहब कहते हैं। इसके साथ साथ इसको भी ऐड कर लीजिएगा कि अब इलेक्शंस होंगे, चाहे वो सूबाई इलेक्शंस हों या जनरल इलेक्शंस हों। नून लीग के हवाले से मैं सवाल पुट करना चाहता हूँ, किस बयानिए के साथ अवाम में जाएगी? खासी पतली सूरत हाल नजर आ रही है नून लीग को देखें अगर तो। आलिया शाह साहिबा। आलिया शाह साहिबा से शायद कुछ राबिता मुनक़ता हुआ है। अली बदर साहब, सेम क्वेश्चन मैं आपकी तरफ पुट करना चाहूँगा। इत्तेहादी हुकूमत किस तरह से इलेक्शंस में हिस्सा लेगी इस सारी सूरत हाल में, अवाम के गम गुस्से को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये बात करने से पहले एक ये बात करूंगा कि अभी मेरे भाई बात कर रहे थे कि 2 अरब रुपया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बाहर के दौरों पे किया है। भाई उसका कोई रिकॉर्ड तो लेके आए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब से वजीर खारजा बने हैं वहां पे चाय भी और घर में से खाने पीने की चीजें भी घर से लेके आते हैं। 1 रुपए का भी खर्चा उन्होंने फॉरेन ऑफिस में नहीं करवाया। वहां पे अगर वॉशरूम की कोई मुरम्मत हुई है वो भी उन्होंने पैसे जेब से दिए हैं। और आज तक नोट कर ले तमाम PTI वाले भाई कि आज तक उनके और उनके स्टाफ के जितने भी लोगों का को खर्चा होता है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी जेब से करते हैं। टिकट का भी। सर, ये चीजें पब्लिक क्यों नहीं करते? ये चीजें पब्लिक कर दिया करें ताकि। गुमराह करने वाली जमात है, गुमराह करने वाले लीडर है। और आपको एक और चीज बताऊं, ये मेरे भाई ने आगे बात की है कि जी वो अमेरिका में जाके उन्होंने कहा कि रूस के हम नहीं जाएंगे। उन्होंने अमेरिका की सरजमीन के अंदर बैठ के कहा कि मेरा जो हमारा वजीर आजम गया था रूस, मैं उसको डिफेंड करता हूं। और रूस की सरजमीन पे खड़े होके कहा कि अमेरिका जो पाकिस्तान और रशिया के जो बायलैटरल रिलेशन है उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ना हम कोई उसके अंदर मुदाखलत होने देंगे। बात यह है कि सच बोलना ही अगर सीख ले तो चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। हाँ, जो आपका क्वेश्चन है वो बड़ा पर्टिनेंट है। देखें, ये जो आने वाला टाइम है बड़ा चैलेंजिंग, बड़ा मुश्किल का टाइम है। इस पे जिसने भी जाना है इलेक्शन में उसने अपना फ्यूचर एजेंडा और मैनिफेस्टो लेके जाना है। जिसके पास बेहतर मैनिफेस्टो, बेहतर एजेंडा होगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना अपना एजेंडा मैनिफेस्टो लेके जाना है। जिसका बेहतर होगा, अवाम उसको कन्विंस होंगी, हालात देखेंगी, बेहतर होंगे तो वो उसको वोट करेंगी। अदरवाइज तो अवाम ने अपनी मर्जी करनी है, वो जिसको वोट दें, जो जीते वो आए हुकूमत में और हुकूमत कर ले। इसके अंदर तो कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक है लालचंद साहब, लास्ट 1 मिनट के अंदर कुछ आखिरी बात अली बदर साहब को आप कहना चाहें? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, देखें ये 14 जमायतें, देखें भुट्टो साहब के खिलाफ 9 जमायतें थी, इमरान खान के साथ खिलाफ 14 जमायतें हैं, वो लड़ रहे हैं, उन पे जान लेने का हमला भी हुआ, सब कुछ हुआ।
ये अब आइन की पासदारी करें। मैं इनसे गुजारिश करता हूं, पाकिस्तान का आइन वाज़ह और क्लियर है। आप बुनियादी हकूक बहाल करें, लोगों को बात करने का हक दें। आर्टिकल 19 की आप पासदारी करें, आर्टिकल 1053 की पासदारी करें जो कहते हैं 90 दिन में इलेक्शंस होंगे। ये अगर और मगर ये ना करें, इस आइन में अगर और मगर है ही नहीं। 90 डेज के लिए अगर मगर का कोई जिक्र नहीं है। आप अवाम में आए, आप समझते हैं कि आप तजर्बेकार थे, आप 14 पॉलिटिकल पार्टीज थी, उसके बावजूद मुल्क को आपने गहरी खाई में फेंक दिया है। गरीब लोगों की चीखें निकल रही हैं, लोग बेचारे 2 वक्त का अपने बच्चों को खाना नहीं दे पा रहे हैं। कारों वाले मोटरसाइकिल वाले बेचारे जो है साइकिल पे आ गए हैं। लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही हैं। महंगाई इतनी हद तक पहुंच चुकी है कि आम आदमी के जीने के लिए मसाइल खड़े हो गए हैं। खुदा के वास्ते आप इस आइन के लिए, इस मुल्क के लिए अपना किरदार अदा करें। आप किसी के कहने पे किसी के स्टूजेस ना बने, किसी के कहने पे आप किसी के जो इलेक्शंस आप जो आगे ना ले जाए। आप जिस तरह से बातें करें, क्योंकि इस मुल्क में जब तक पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं होगी, इस मुल्क के हालात चेंज नहीं हो सकते, तब्दील नहीं हो सकते। आपको कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता, वो कोई भी डील करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि पता ही नहीं है ये हुकूमत 2 दिन रहेगी, 4 दिन रहेगी, 4 हफ्ते रहेगी। और जो आप नेशनल कंसेंसस की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपको 10 दफा कहा है कि आप आए, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान बातचीत करने के लिए तैयार थे, उन्होंने बातचीत करने से इनकार किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया लालचंद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली बदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे। आलिया शाह साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।